नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता पांडे। बाजार के लिए यह हफ्ता काफी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो इस हफ्ते आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, कोल इंडिया, हिंडाल्को समेत अहम नतीजे हैं, अडानी पोर्ट के नतीजे आएंगे। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी काफी अहम संकेत आने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते ही यूएस की सीपीआई, कोर सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 19,600 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, हल्की से गेन से। भारतीय बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को हमने 2 दिनों की भारी गिरावट पर हमने ब्रेक लगते हुए देखा, बढ़त पर कारोबार हुआ। लेकिन आज थोड़ी सी सुस्ती के ही संकेत हैं, क्योंकि डॉ में हम देख रहे हैं कि ब्रेक लगी है। 150 अंकों की गिरावट है डॉ में देखी हमने। नैस्डैक में और एसएनपी में भी करीब करीब आधे % के आसपास की नरमी रही। अगर हम ग्लोबल बाजारों से संकेतों की बात करें तो एसएनपी 500 और नैस्डैक में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। अगर हम डॉ की बात करें तो पिछले हफ्ते करीब करीब 1%, एसएनपी की बात करें और नैस्डैक की बात करें तो 2.25% से लेके 2.25% के आसपास की गिरावट हमने देखी। और एसएनपी 500 और नैस्डैक में मार्च के बाद सबसे बड़ी गिरावट वाला ये हफ्ता रहा। हालांकि भारतीय बाजार अपने क्यूज पर ट्रेड कर रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उनको भरपूर सम्मान मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था फिच की तरफ से, उसने न सिर्फ अमेरिका का मूड खराब किया बल्कि ग्लोबली भी बाजारों का थोड़ा निराशा का माहौल हमने देखा था। और अगर हम कुछ ग्लोबल बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो शुक्रवार को अमेजन के शेयर में करीब करीब 8.25% के आसपास की बढ़त दिखी। एप्पल के शेयर की बात करें तो भारतीय बाजारों से तो संकेत वहां पर उनके प्रोडक्ट के लिए ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में उनका प्रदर्शन उतना ठीक नहीं रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके चलते हमने एप्पल के शेयर में कमजोरी दिखी, करीब करीब 8.5% के आसपास की। जुलाई में उम्मीद से जो रोजगार के आंकड़े रहे हैं वो कमजोर रहे हैं। और अगर हम इस हफ्ते बात करें, जैसे कि हम चर्चा कर भी रहे थे, कि कोर सीपीआई और सीपीआई बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि उसके बाद तय होगा कि यूएस फेड की दिशा क्या होती है दरों को लेकर। लेकिन भारतीय बाजारों से संकेत की बात करें तो एसजीएस निफ्टी, जिसको कि हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फॉलो करते हैं, वहां से बहुत कोई उत्साहजनक संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, स्थिरता के संकेत हैं, इसको भी आप ठीक मानिए, क्योंकि पिछला हफ्ता काफी उथल पुथल वाला रहा और हमने 19,500 तक पर सेटल होते हुए देखा। 400 का भी हमने लेवल टूटते हुए देखा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि थोड़े ठीक ठाक ही हैं। लेकिन जरा एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों को समझ लेते हैं, उसके आधार पर किस तरह से एफएनओ मार्केट में पोजीशन बन रही है, ये सारे आंकड़े लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, जो कि वायदा बाजार को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन एक बार जरा देख लेते हैं कि एफआईएस की और डीआईएस की किस तरह से पोजीशन बनी है। तो कैश मार्केट में 556 करोड़ रुपए की वहां पर हमने देखी कि नेट सेलिंग आई है। डीआईएस की कैश मार्केट में नेट करीब करीब 366 करोड़ की बाइंग आई, तो ये कैश की पोजीशन रही। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहां पर फ्यूचर्स में करीब करीब बराबरी का मामला रहा, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए की बाइंग आई और उसके मुकाबले इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग हमने देखी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा आंकड़ा शुक्रवार को हमने बाइंग देखी भी है। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 300 करोड़ रुपए की वहां पर सेलिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन इस हफ्ते या फिर आज के सत्र में बाजार की चाल कैसी रहेगी, आंकड़े क्या कहते हैं निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, कौन सी कॉल्स और पुट्स एक्टिव हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, बताइए क्या तस्वीर है आज के लिए। शुक्रिया अभिषेक। पहले तो मार्केट के अंदर जो 3-4 दिन का एक सेल ऑफ चल रहा था, मार्केट ने उसको रोका। सिर्फ रोका है, रिकवरी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि मैं जो एफ एंड ओ का डाटा हमने देखा वो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशनिंग हुई है। दैट मीन्स 3% पोजीशंस बनी थी ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग की, वो निफ्टी पर थी, बट बैंक निफ्टी पर तो शॉर्ट कवरिंग आई है। करीब थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग थे 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी भी बरकरार है। अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को ब्रेक करने से रोक लिया है। उसके पास 2-3 अहम सपोर्ट एरिया थे जिससे उसने ब्रेक किया, बट थर्ड क्रिटिकल सपोर्ट था 19,300 का, जिसने उसने बचाया। दूसरा था बैंक निफ्टी को 44,800 का, तो बैंक निफ्टी ने जस्ट उसके ऊपर क्लोज किया है। तो दोनों ही लेवल्स के अंदर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज नया हफ्ता है,
काफी हद तक एफआईएस की होल्डिंग कम भी हो चुकी है 44%। तो आज के ट्रेड से काफी हद तक पता ये लग जाएगा कि आप और सेलिंग के प्रेशर में वापस जाने जा रहे हैं या फिर रिकवरी में आएंगे। रिकवरी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं निफ्टी पर या लॉन्ग पहले से लेके बैठे हैं। तो जब तक 19,650 700 की रेंज फाइनली अब पार नहीं होती है, तब तक आपकी जोरदार शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी मार्केट के अंदर। तो इसलिए अगर आप 650 तक जा रहे हैं तो टाइमली अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट आ गया, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। अगर जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया, मान लीजिए 19,800 19,650 के आसपास, उनको अपने ही रेट का स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। अगर उनके रेट का स्टॉप लॉस कटता है तो कटिए एंड लीव द मार्केट। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं करता तो आपके पास भी अभी गुंजाइश है कि मार्केट भी और नीचे जा सकता है। तो दोनों को अपनी पोजीशंस तो ओपन रखनी है, बट दोनों को स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से पोजीशंस को ओपन रखना है, और जहां पे पोजीशंस कटे वहां पे काटने के जो लेवल्स हैं उसको आप काट सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी 44,800 मीडियन मान के चलिए। 44,800 के ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी, 44,800 के नीचे पुट्स हैं सारी एक्टिव हो जाएंगी। इस लेवल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो इसलिए ऐसे 44,800 के ऊपर मार्केट रहता है तो शॉर्ट्स वालों को थोड़ा घबराना चाहिए और 45 और 45,200 के स्टॉप लगाने चाहिए। और अगर 44,800 के नीचे रहता है तो फिर कॉल्स वालों को घबराना चाहिए और उनको फिर अपने स्टॉप लॉसेस 44,500 पे आके कटवा लेने चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर। कुल मिला के नई पोजीशंस अभी ना लें, अभी पहले चर्निंग हो जाने दीजिए, एक लेवल का तरफ ब्रेक होने दीजिए, या तो ब्रेक आउट या तो ब्रेक डाउन, उसके बाद ही पोजीशंस लेने में ज्यादा समझदारी है। ऑप्शंस में चाहे तो आप काम कर सकते हैं, बट वो हेज ऑप्शंस होनी चाहिए, नेकेड ऑप्शंस ना लें। यानी मार्केट संभला तो, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं संभला है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और नई पोजीशनिंग नहीं लेनी चाहिए। आगे किस तरह से ये मार्केट करवट लेता है ये देखना चाहिए, ये बता रहे हैं डिम्पी। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। तो किस तरह के नतीजे आए और वो क्या असर फिलहाल मार्केट पर डाल रहे हैं, जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, नतीजे कौन कौन से आए हैं, उनका असर क्या रहा और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा ब्रिटानिया का ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन रही है, लेकिन अगर पैट की बात करें या मार्जिन्स के तो वो एस्टिमेट से बिलो आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 3% की जो एक लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। डिलीवरी के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे लॉसेस कम हुई है और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। हालांकि अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो बात टू प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपॉर्टेंट कमेंट्री पे ही फोकस रहने वाला है। BHEL की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स हायर एक्सपेंसेस के कारण हुआ है। इक्यो लाइटिंग के बहुत शानदार नतीजे देखने मिले और यहाँ पे आप देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू में भी लगभग 14% का, ऑलमोस्ट 120% का माफ़ करिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एफले इंडिया में बात करें तो यहाँ पे सिक्वेंशली ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हालांकि बालकृष्ण इंडस्ट्री दूसरी जगह पे बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे गुजरात में जो है उनकी आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट पड़ी थी और ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वहाँ पे भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई है। लेकिन अभी आगे जाते हुए मैनेजमेंट कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री इश्यूज़ है वो अब सॉर्ट आउट हो रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, एनालिस्ट से बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। मिसेस बेक्टर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, स्पेशली जो उनकी बिस्किट की सेगमेंट है उस सेगमेंट में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दी है। और जेंटेक की आखिर में बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ लगभग 3.5 गुना बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बिल्कुल, तो ये तो नतीजों की बात हुई, लेकिन आज कौन कौन से शेयर खबरों में बने रहने वाले हैं ये भी जानना चाहेंगे शरद। जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट एक्शन पे फोकस करते हैं तो SBFC फाइनेंस जो है आज आखिरी दिन है IPO सब्सक्रिप्शन के लिए और 2 दिन में देखें तो 7 गुना भर चुका है। यथार्थ हॉस्पिटल का आज लिस्टिंग है, लगभग आप कह सकते हैं 37 टाइम सब्सक्राइब हुआ। जो IPO प्राइस है 300 रुपये प्रति शेयर का है और जो ओवरऑल लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है वो प्रीमियम साइड पे है। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो स्टील स्टॉक्स फोकस में रहने वाले, क्योंकि इंडियन स्टील मिल्स ने जो HRC प्राइसेस होती है उन्हें बढ़ा दिया गया, 750 से 1000 रुपये प्रति टन जो है बढ़ा दिया गया। और ये जो प्राइस हाइक है ये जो है चाइना के मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट के कारण जो है ली गई है। सिप्ला की बात करें तो उनके पिथमपुर यूनिट को OAI स्टेटस मिली है। अब इस स्टेटस का मतलब होता है कि कंप्लायंस इश्यूज हो रहे हैं तो इस पर थोड़ी नेगेटिव इंपैक्ट ज़रूर पड़ सकती है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये जो ओवरहैंग है उतना भी ख़राब नहीं है, क्योंकि एक इम्पोर्ट अलर्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि लार्जली ये फैक्टर्ड इन है। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लोजर नोटिस आया है और यहाँ पे जो है एक एडवर्स फाइनेंस इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तेजस नेटवर्क्स भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव किए हैं 1.4 लाख करोड़ रफली स्पेंड करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट में। पंजाब सिंध बैंक में हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जो बैंक प्लान करिए एक म्यूचुअल फंड लाइसेंस की और अगले 1 से लेकर 2 महीने तक जो है वो अपनी पार्टनर खोजेंगे।
ICICI बैंक को RBI की अप्रूवल आई है जहाँ पे वो 4% स्टेक और ऐड कर सकता है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। डिक्सन टेक, ऑप्टिमस इंफ्रा जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक ईज कर दी है आपके इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को, आपके लैपटॉप और कंप्यूटर्स को 31 अक्टूबर तक। लिकर स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस आपको एक्साइज लाइसेंसेस लेने के लिए होटल, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को लेके। HDFC बैंक में देखें तो IRDAI की रिलैक्सेशन आई है इंश्योरेंस कंपनीज को, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं HDFC के नए एंटिटी में। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो कार्बन क्रेडिट्स में आए हैं। और इमामी में प्रमोटर ग्रुप ने जो है लगभग 12 लाख शेयर्स की प्लेज रिलीज़ की है। और आखिर में बात करूंगा डेल्टा कॉर्प का, जहां पे उनके CFO हार्दिक देवार ने जो है रेजिग्नेशन भी दिया है। ठीक है, हार्दिक ढेबर, हम अभी बातचीत उनसे कर ही रहे थे जब ये गेमिंग वाली खबर आई थी GST वाली, और ये खबर शरद कोई रीज़न बताएं क्या उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया है? जी बिल्कुल, जो ओवरऑल रेजिग्नेशन जो कह रहे हैं कि उनके पर्सनल एंडेवर्स के ऊपर है, हालांकि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया है। तो आगे जाते हुए शायद वो अपनी वेंचर करे या कोई दूसरे कंपनी में जाए, तो ये ओवरऑल कहा गया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये कंपनी में फोकस है और एनालिस्ट का मानना है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, फैक्टर्ड इन हो गया है और ये कंपनी एक बेनिफिशियरी रह सकती है, क्योंकि अब जो है ये ऑर्गेनाइज स्पेस में आ गई है। तो इस पर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। डेल्टा कॉर्प के शेयर को हमने 175 रुपये के नीचे गिरते हुए देखा था, लेकिन संभल के फिर ये 200 के पास आया। लेकिन जो ही ये खबरें आई कि टोटल वैल्यू पे 28% GST लगाई जाएगी, शेयर की हमने फिर से धुलाई होते हुए देखी थी और 186 रुपये का इसका भाव है फिलहाल। तो ये खबरों वाले तमाम शेयर जिनका आज के सत्र में असर दिखेगा और आपकी नज़र इन शेयरों पर ज़रूर होनी चाहिए। आगे हम ये भी कोशिश करेंगे कि सभी शेयरों पर एक एक करके हम एक्सपर्ट की राय लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे एक एक्सपर्ट की राय आई है ट्रेडिंग को लेकर कि आपके लिए ट्रेडिंग के मौके आज कहाँ बनेंगे। नीतलेश पावस्कर तनिषा एकेडमी के, उन्होंने हमें अपनी सलाह भेजी है और 2 शेयर वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। पहला शेयर है रेणुका शुगर, यहाँ पर उनका मानना है कि 47 रुपये के ऊपर इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस होगा 40 रुपये का और इसके लिए टारगेट जो बनेगा वो है 50 रुपये का। और दूसरा शेयर IT स्पेस है, क्योंकि हमने देखा था कि IT स्पेस में धीरे धीरे वहाँ पर स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। विप्रो 400 से 405 की रेंज में लेनी है और आप याद रखिए कि 400 वाली जो रेंज है बहुत समय से इसके पास बेस बना रहा है ये शेयर। स्टॉप लॉस 380 का और इसके लिए टारगेट बनेगा 450 रुपये का। वैसे नीतलेश की तरफ से हम अक्सर सेल कॉल देखते हैं और आज अगर बाय कॉल है, इसका मतलब कि एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार को लेकर मूड भी आज ठीक ठाक ही आज के सत्र के लिए। बात कर लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, तो कहाँ नजर है बता रही है हमारी सहयोगी मामाक्षी। गुड मॉर्निंग मामाक्षी, बताएं। बात करते हैं हम SBI के साथ। कंपनी के नतीजे आए थे और ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फास्टर देन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन नज़र आया है। कमज़ोर निम्स के चलते टॉप लाइन पर थोड़ा ड्रैग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर भी थोड़ा ड्रैग है, मगर कम क्रेडिट कॉस्ट के चलते मुनाफा कंपनी ने अनुमान से मजबूत रिपोर्ट किया है। लोन ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही है, मगर एसेट क्वालिटी स्टेबल नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज और CLSA की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का कहना है कि मार्जिन्स फर्स्ट हाफ FY23 लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुके हैं। काफ़ी मजबूत ग्रोथ और एसेट क्वालिटी अभी भी जारी है और इसी के चलते CLSA ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा M&M पर नोमिरा का कहना है कि Q1 रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं। RBL बैंक में इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। काफ़ी मजबूत SUV ग्रोथ आउटलुक भी है इनकी तरफ से और M&M इनकी टॉप पिक है। तो ओवरऑल नोमिरा की तरफ से खरीदारी की राय आ ही रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 1978 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पिरामल फार्मा पर जेफरीज का कहना है कि Q1 के नंबर्स अनुमान से कमज़ोर है हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते, मगर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक स्पेस को लेकर। CDMO को लेकर जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रही है और इसी के चलते जेफरीज ने पिरामल फार्मा पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें लुपिन पर, जेफरीज का कहना है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। जेनेरिक स्पिरेवा की लॉन्च पर सबकी नज़र होगी, मगर एक्सपिरेवा लुपिन के जो वैल्यूएशन है PE वैल्यूएशंस वो थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में फोकस करेंगे आदित्य बिरला फैशन पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 के नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। टॉप लाइन ग्रोथ पर डिस्क्रिशनरी डिमांड की वीकनेस का इम्पैक्ट नज़र आया है। मैनेजमेंट हालांकि Q3 ऑनवर्ड से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसी के चलते आदित्य बिरला पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा।
तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड इसके नतीजे आए थे शुक्रवार को। नतीजों के बाद हमने देखा था कि शेयर में 5% की भारी गिरावट रही और इस पर नज़र आज होनी चाहिए क्योंकि इस पर अंडरवेट की रेटिंग को कायम रखा है। 176 रुपये का लक्ष्य, 209 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में जिन बैंकों को लेकर लगातार आपको सलाह दी जाती है, दिग्गजों की अगर बात की जाती है सरकारी बैंकिंग स्पेस में, SBI और BOB। SBI और BOB पर दुनिया का सबसे दिग्गज अगर हम ब्रोकरेज फर्म कहें जिसका रसूख ज़्यादा है, CLSA, उसने अपनी भरोसा बरकरार रखा है और जो टारगेट दिया है वो है 725 रुपये का SBI के लिए। अगर हम जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने 760 रुपये का लक्ष्य दिया है SBI के शेयर के लिए और मैक्वारी ने 720। तो 700 वाला जो लेवल है वो मान लीजिए कि वहाँ तक ये शेयर आने वाले समय में अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि 625 रुपये के आसपास जाने के बाद ये शेयर घूमा। इस वक्त 525 रुपये के आसपास के भाव हैं। मार्केट के रिसेंट जो टर्मोइल रहा, जो गिरावट रहा, उसमें हमने इसकी पिटाई होते हुए देखी है। लेकिन अब इक्विटी मार्केट का हाल तो हो गया। ब्रोकरेज की रिपोर्ट हमने आपको बता दी, कौन से शेयर फोकस में रहेंगे आज खबरों के दम पर, उसका भी हाल हमने ले लिया। लेकिन कमोडिटी बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर वहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं, ये जानेंगे। और आपको इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बताइए सोने चांदी में क्या करना चाहिए, वहां पर किस तरह से पोजीशन बनाए, क्या वहां पर मौके बन रहे हैं कमाई करने को लेकर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज लग रहा है कि बेस मेटल्स में पर्टिकुलर लास्ट वीक में वोलेटिलिटी थी, एनर्जी सेगमेंट एक साइड पॉजिटिव था, बट बुलियन में काफी एक रेंज ट्रेड काफी टाइम से देखा गया है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जिस हिसाब से फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, डॉलर स्टेबल है, इस हिसाब से आगे जाके थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी। आज थोड़ी गिरावट पे 59,280-300 के करीब बाय करना है गोल्ड को। सिल्वर हालांकि बेस मेटल का प्रेशर है, हिसाब से थोड़ी वोलेटाइल है, बट गोल्ड में आगे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छा अपवर्ड साइन दिख रहा है। तो 59,000 का स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट रहेगा 59,710 और सेकंड टारगेट वुड बी 60,000। तो लग रहा है कि आज गोल्ड साइन कर सकता है पॉजिटिव, थोड़े चेंजेस हुए फंडामेंटल में, उसका शायद आज सेंटिमेंट सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है। गोल्ड सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, यहाँ से थोड़ी सी शाइन की, थोड़ी सी चमक की उम्मीद आपको करनी चाहिए। जो लक्ष्य है 59,710 रुपये का, 59,010 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको गोल्ड में। रवि, इसके अलावा अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो कहीं आपको मौके दिख रहे हैं या फिर नॉन एग्री में कहीं और आपकी कोई बेट है? सेकंड जो रिकमेंडेशन है नॉन एग्री में वो एल्यूमिनियम में रहेगा। जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग PMI लास्ट वीक सारे कंट्रीज ने रिपोर्ट किए, इंडिया के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग PMI थे उसमें काफी बड़ा कंसर्न दिख रहा है और इस हिसाब से बेस मेटल्स में लग रहा है कि थोड़ा रेस्टिव मूव बना रहेगा। एल्यूमिनियम के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 203.80 के करीब सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। इंट्राडे टारगेट रहेगा 198, 205.90 का स्टॉप लॉस लगा के आप ये ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा बहुत सेंटिमेंट प्रेशर बेस मेटल में आता हुआ दिखेगा। वैसे भी देखे तो वहाँ पे लगातार एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे इन्वेंट्रीज के इतने ज्यादा कंसर्न्स नहीं बन रहे, तो कमोडिटी में इंट्राडे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को सेल करना है, गोल्ड को बाय करना है, ये दो रणनीति रवि की तरफ से आज है कमोडिटी मार्केट में आपके लिए। लेकिन जाते जाते इस शो को हम समाप्त करें उसके पहले आपको ये बता दें, क्योंकि हमारे रिसर्च टीम ने तमाम ब्रोकरेज फर्म से बातचीत की है और ये समझा है कि आज आपको क्या ट्रेड करना है। टॉप 5 ब्रोकरेज फर्म की टॉप 10 कॉल्स ये आपके सामने रखेंगे। निर्मल बैंक से शुरुआत करेंगे। इनकी रेलिगियर को खरीदने की सलाह है, टारगेट होगा 202 रुपये का और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 182 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है रेलिगियर एंटरप्राइजेज में। सुप्रिया लाइफ साइंसेज ये फोकस में रहेगा, इसके लिए टारगेट होगा 294 रुपये का और 268 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है। तो ये दो बाय की कॉल। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से भी 2 शेयर में दरअसल खरीदारी की रणनीति है। इंडिया सीमेंट को खरीदना है, स्टॉप लॉस इसमें 220 का लगाना है और टारगेट रखना है आपको 234 रुपये का लक्ष्य इसमें लेके चलना है। इंडिया सीमेंट्स के नतीजे भी आज आएंगे, इसके चलते ये शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है दिन भर। टाटा केमिकल के भी नतीजे आएंगे, याद रखिए F&O के आज 6 या 7 नंबर्स आ जाने वाले हैं, उसमें से टाटा केमिकल और इंडिया सीमेंट्स के भी नंबर पर फोकस रहेगा। स्टॉप लॉस 1017 का और जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1100 रुपये का। तो ये 4 ट्रेडिंग कॉल्स, 10 नहीं 4, इस पर आज आप फोकस कीजिए। यहाँ पर उम्मीद करके चलेंगे कि यहाँ पर आपको पैसा आज जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का समय हो गया है। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।